कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली का महत्व बड़ा है। यहां से निकलने वाले संदेशों की जो आवाज है वो दूर दूर तक जाएगी। दरअसल अभी तक अल्पसंख्यक हितों की बात होती थी, लेकिन जब हिंदू हितों की बात करने की बारी आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर सब टकटकी लगाए हुए देखेंगे। बांग्लादेश का दौरा भी वो करने वाले हैं और इसमें वोट साधने का क्या संकेत छिपा है वो भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी बंगाल जीतकर यहां अपने कभी न जीत पाने के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। यही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहां रैलियों के जरिए ही सही अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार दिख रहे हैं। 7 मार्च को पीएम मोदी की पहली रैली ब्रिगेड ग्राउंड में होगी। इसके बाद 23 जिलों में 20 रैलियों की तैयारी। कुछ सालों में पीएम मोदी की विधानसभा चुनाव प्रचार रैलियों को देखें तो बीजेपी के लिए मिशन बंगाल की अहमियत समझ में आ जाती है। 2020 में बिहार में 12 रैलियां, दिल्ली में 2 रैलियां, 2019 में महाराष्ट्र में 9, झारखंड में 9, हरियाणा में 8, 2018 में मध्य प्रदेश में 10, राजस्थान में 12 और छत्तीसगढ़ में 4 रैलियां। इसके अलावा जेपी नड्डा और अमित शाह कम से कम 30 रैलियां पश्चिम बंगाल में करेंगे। मार्च महीने के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे और यहां वो मतुआ समाज के संस्थापक और धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली पर भी जाएंगे। हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली को मतुआ समाज तीर्थ का दर्जा देता है क्योंकि वो अपने इन उद्धारक को भगवान विष्णु का अवतार मानता है। मतुआ समाज के इस तीर्थ पर जाने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मतुआ तीर्थ पर जाने का अर्थ भी समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में इस समाज के लोग करीब 70 विधानसभा सीटों पर निर्णायक असर रखते हैं। बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी 1 करोड़ 80 लाख के करीब है। बंगाल की जनसंख्या में इनकी भागीदारी 17% के आसपास है। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं। मतुआ समुदाय का सीधा असर 5 लोकसभा सीटों पर निर्णायक है। बंगाल के कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी, बर्धमान पूर्वी, बर्धमान पश्चिमी, सिलीगुड़ी, कूचबिहार, रायगंज और जयनगर, इन सभी सीटों पर मतुआ समुदाय के वोटरों की संख्या औसतन 35 से 40% मानी जाती है। एक अनुमान के अनुसार अकेले नॉर्थ बंगाल के 23% वोटर मतुआ समुदाय से आते हैं। ये वो लाखों हिंदू दलित हैं जो पहचान के लिए आज भी संघर्षरत हैं और बीजेपी इन्हें नागरिकता का आश्वासन दे चुकी है। यहाँ पे रैली अमित शाह की हुई थी। चुनाव में क्या क्या आप लोगों को वादा कर? अमित शाह बोला इधर से जो नागरिक जो दावी किया ना नागरिक तो नागरिक देगा। तो विश्वास हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? वो हम तो विश्वास होता है जो वो देता है, वो जो बात करता है वो देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। महापुरुषों, धार्मिक पहचानों और रीति रिवाजों की परंपराओं को धारण करके बीजेपी आगे बढ़ी। लगभग 70% हिंदुओं को बांग्ला अस्मिता के साथ साथ हिंदू गौरव से जोड़कर चलती बीजेपी को समर्थन की बड़ी उम्मीद है। मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। तो चाहे टीएमसी हो या फिर लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन हो, उन सबको ये टेंशन है कि कहीं मुस्लिम वोट बंट न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है वो साफ है। रणनीति ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाएं और हिंदू वोटों को एकजुट किया जाए। इसके लिए जो मुद्दे मंच से उठ रहे हैं उनमें कुछ चीजों को आप बार बार सुनेंगे, चाहे नागरिकता का मसला हो या फिर लव जिहाद की बातें हो। योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जब मंच पर आए तो हिंदू हितों को साधने की पूरी कोशिश साफ साफ नजर आई। योगी आदित्यनाथ की पहली रैली मालदा में थी। मालदा यानी 51.27% मुस्लिम आबादी वाला जिला। हिंदू आबादी यहां 48% है। योगी आदित्यनाथ ने यहां से बीजेपी के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। जो बात अमित शाह ने पूरे पश्चिम बंगाल अभियान के दौरान कही, नारा लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर। वो बात योगी आदित्यनाथ ने भी अपने अंदाज में कही।
सत्ता प्रायोजित हिंसा क्यों? यहां पर एक तरफ पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को शरण देने की जब बात की जाती है तो यहां की सरकार विरोध करती है, लेकिन जब घुसपैठियों को बाहर करने की बात होती है यहां की सरकार तिलमिला जाती है। अगर बीजेपी के प्रचार को सिर्फ घुसपैठियों के मुद्दे पर ही समझने की कोशिश की जाए तो ये स्पष्ट है कि ये सीधे सीएए से जुड़ता है और सीएए पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज की नागरिकता के अलावा अवैध रोहिंग्या के चलते स्थानीय लोगों को आने वाली दिक्कतों से भी जुड़ता है और आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों को पहचान और अधिक अधिकारों से भी जुड़ता है। ममता बनर्जी के लिए सीएए का मुद्दा गले की फांस बन चुका है। वो समर्थन करती हैं तो पहले से बढ़ता दिख रहा मुस्लिम वोट छिटकने का डर बढ़ जाता है। अगर विरोध करती हैं तो स्थानीय नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा इसे तुष्टीकरण की नीति के हिसाब से देखता है। ममता के लिए अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में ये इसको इशू कर सकते थे या करे तो ममता के लिए दिक्कत ये है कि ये सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए ममता करेंगे तो मेजॉरिटी का जो हिंदू वोट है उसके लिए वो दिक्कत होता। लेकिन अभी तक बीजेपी इसको मेन एजेंडा जो है कैंपेन का नहीं किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेंडा बना दिया हिंदुत्व और बंगाली अस्मिता और खासकर बंगाल का डेवलपमेंट। जब मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में जय श्री राम का नारा विवादों में घिरता है तब चुनावी जमीन खुद ब खुद धर्म मजहब की राजनीति का अखाड़ा बन जाती है। वोटिंग करीब है तो ममता भी इसे खूब समझ रही हैं। मुस्लिम वोटों की रस्साकशी उनके मन की उलझन है, लेकिन नंदीग्राम से अपना नामांकन शिवरात्रि के दिन करके वो हिंदुओं को भी एक संदेश देना चाहती हैं।